हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न प्लेक्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्लेक्स में। तो आज हम जिस चैप्टर पे बात करने वाला है वो है हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इसके जो चैप्टर 1 to 7 है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी दिन बाद आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन जैसे कि हमको पता है उसका मतलब क्या होता है, घर्षण। ठीक है, तो हम जानते हैं पहले कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है और इसके डेफिनेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स चीज क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज सिंपली अ फोर्स विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मतलब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज ये एक बॉडी है। ठीक है, इसको अगर मैं यहां से धक्का दूं, पी फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉडी इस तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो जब ये इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट में जो फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज सिंपली अ फोर्स विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट में एक्ट करता है। ठीक है, और ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस मतलब अगर कोई सरफेस रफ है तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर कोई सरफेस थोड़ा कम रफ है तो वहां पे फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज है ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अब इससे भी याद रखिए कि हमारा जो नेचर ऑफ सरफेस और नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर क्या होता है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, और डायनेमिक फ्रिक्शन के 2 टाइप्स है, कौन कौन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये सब तीनों क्या है, हम लोग 4 क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं। ठीक है, स्टैटिक मतलब होता है क्या, रेस्ट। ठीक है, रेस्ट मीन्स बॉडी एकदम स्टेबल कंडीशन में रहेगी। ठीक है, तो जब बॉडी एक स्टेबल कंडीशन में रहती है, ठीक है, तो उस समय जो फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, उसी फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और डायनामिक फ्रिक्शन किसे बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन जब बॉडी कोई मोशन पे होती है, ठीक है, बॉडी कोई मूव कर रही है, तब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट करता है, ठीक है, तब उस फ्रिक्शन को हम लोग कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और डायनामिक फ्रिक्शन 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। हमको पता है जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो 2 तरीके से मूव कर सकती है। ठीक है, तो या तो मैं बॉडी को स्लाइड करा दूं, ठीक है, या तो बॉडी को रोल करा दूं। ठीक है, तो रोल कौन सा होता है, जो बॉडी सर्कुलर होती है, और स्लाइड कौन से होते हैं, जो सर्कल को छोड़ के होते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर बॉडी ज्यादातर रोल करती है, और जितने भी सर्कल को छोड़ के जो बॉडी होती है वो सब क्या होती है, स्लाइड करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो स्लाइडिंग के समय जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग के समय जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, मतलब जब बॉडी घूमने की कोशिश करता है तब जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग क्या किसे बोलते हैं जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है, इट इज द हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इट इज द लिमिट बियॉन्ड विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट इंक्रीज। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में मैं सपोज मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। ठीक है, और इस बॉडी को मूव करने के लिए सपोज हमको कितना चाहिए, सपोज 50 न्यूटन फोर्स चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं करेगा, क्योंकि जब मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, ठीक है, तो ऑपोजिट से एक और 10 न्यूटन का फोर्स आया, जो क्या है, मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सिंपली फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है थोड़ा देर बाद हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ऑपोजिट से हमारे एक और फोर्स आया जो क्या है, 10 न्यूटन। जो 10 न्यूटन यहां से आया और ये 10 न्यूटन यहां से आया, तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया।
ठीक है। तो उसी तरह से जब मैंने फोर्स को थोड़ा इंक्रीज किया 20 न्यूटन, तब क्या मूव करेगा? नहीं करेगा। जब 30 न्यूटन करूंगा तो क्या मूव करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन जब मैं 50 न्यूटन के पास आ जाऊंगा, ठीक है, जब मैं 50 न्यूटन के पास आ जाऊंगा, मतलब मैंने अगर 50 पॉइंट समथिंग समथिंग थोड़ा सा ज्यादा अगर मैंने बढ़ा दिया, तो बॉडी क्या करने लगेगी? मूव करना स्टार्ट करने लगेगी। ठीक है। तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि जब मेरा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना था? 10 न्यूटन था। जब मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था तब भी मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 20 न्यूटन था। ठीक है। मतलब जितना मैं फोर्स लगा रहा था उतना ही मेरा क्या था? फ्रिक्शन फोर्स था। ठीक है। लेकिन जब मेरा 50 न्यूटन के पास आया तो बॉडी क्या करने लगी? मूव करनी स्टार्ट कर दी। मतलब इसके हाईएस्ट जो बॉडी को रोकने की जो क्षमता थी, ठीक है, रोकने की जो कैपेसिटी थी, वो कितनी थी? 50 न्यूटन की थी। ठीक है। तो यहां पे ये जो हाईएस्ट वैल्यू हमको मिला फ्रिक्शन का, जो बॉडी को रोक के रख रहा था, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसलिए यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखे? स्टैटिक। ठीक है। बॉडी जब तक रेस्ट कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रिक्शन जो बॉडी पे एक्ट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है। इट इज द हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द लिमिट बियॉन्ड विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट इंक्रीज। और 50 न्यूटन के बाद क्या ये और बढ़ेगा? हमको पता है कि 50 न्यूटन इसके हाईएस्ट कैपेसिटी है, 51 न्यूटन तो इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन बन नहीं सकता। ठीक है। तो 50 ही इसका हाईएस्ट कैपेसिटी, मतलब इसके आगे और ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं दे सकता। ठीक है। उसके बाद तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। चलिए, तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड व्हेन अप्लाइड टू अ बॉडी टेंड्स टू मूव। टेंड्स टू मूव मतलब बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है। और इसका कुछ और नाम भी है, तो ये भी याद रखिएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग इंपेंडिंग मोशन, ट्रांजिशन पॉइंट और वर्ज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए, तो वही चीज यहां पे है। ठीक है। इट इज द लास्ट लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर पूछा जाए लास्ट लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आप ये आर एन देख रहे होंगे। ये आर एन हमारा क्या है? ये है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन पहले भी मतलब टर्म आया है, तो इसको हम लोगों ने समझा नहीं, तो आगे जाके इसको समझते हैं नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारा डेफिनेशन आ गया है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो हमको पता है, देखिए इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हम लोग एक बॉडी है, हमको पता है बॉडी का जो वेट होता है वो सीजी से हमेशा कहा नीचे की तरफ एक्ट करता है। ठीक है। तो अगर मैं एक बॉडी को एक सरफेस पे रखूं, ठीक है, और उस पर केवल अगर डब्ल्यू फोर्स क्या करे? एक्ट करे, तो क्या ये बॉडी स्टेबल कंडीशन में है? नहीं है। हमको पता है किसी भी बॉडी को स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए एटलीस्ट 2 फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। ठीक है। सिंगल फोर्स से कोई भी बॉडी बैलेंस नहीं होती है। ठीक है। तो इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है? ये सरफेस इस बॉडी पे एक और ऑपोजिट फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन या फिर आर एन बोलते हैं। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इट हैज एक्सपीरियंस दैट व्हेनेवर अ बॉडी लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड सरफेस इज इन इक्विलिब्रियम, इट्स वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है। वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है थ्रो सीजी। द सरफेस इन टर्न एक्सर्ट्स एन अपवर्ड रिएक्शन ऑन द बॉडी। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो रिएक्शन होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। ठीक है। बॉडी चाहे टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, वह सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। क्या? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो दिस रिएक्शन विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। चलिए, तो सरफेस के ऊपर जो भी हमारा फोर्स अपवर्ड की तरफ क्या करेगा? फोर्स आएगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। या फिर सिंपली इसको आर एन भी बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ठीक है। तो जैसे कि देखिए, ये बॉडी का एक फिगर मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो इसको मैं थोड़ा दोबारा आपको समझाने के लिए बनाता हूं। अगर एक बॉडी है, ठीक है, अगर मैं इस बॉडी पे, ठीक है, पी फोर्स लगाऊं, तो ये बॉडी क्या करेगी? इस तरफ मूव करेगी। ठीक है। और इस तरफ मूव करने से हमको पता है इसका जो वेट है, ये वेट है। नॉर्मल रिएक्शन कहां पे है? ये है। ठीक है। अगर मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो मोशन इस तरफ होगा, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा? इस तरफ एक्ट करेगा। ठीक है। तो देखिए, ट्राइंगल लॉ से हमको पता है कि अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसका थर्ड साइड को अगर मैं क्लोज करता हूं तो वो क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, और रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये।
ठीक है, मैं इसको दोबारा आपको ड्रॉ करके बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन और ये जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, इसके बीच में जो एंगल रेडी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है ये। ठीक है, तो बस याद रखना है कि फाई माने क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर किसी बॉडी को मैं इंक्लाइंड प्लेन पे रख दूं, ठीक है, और इस एंगल को मैं, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करते रहूं, और इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा ये बॉडी नीचे मूव करना स्टार्ट करेगी। तो जिस एंगल पे ये बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ठीक है, तो उस एंगल को हम लोग अल्फा या फिर कुछ भी थीटा बीटा से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द बॉडी जस्ट टेंड टू मूव डाउनवर्ड फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, म्यू से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ नहीं है, ये म्यू हमारा किस किस का रेशो है, ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशो है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि फ्रॉम द अबव रिलेशन वी कैन राइट FL इज इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ FL इज इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। ठीक है, तो ये जो रिलेशन तैयार होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जितने भी है वो सब क्या है, ड्राई फ्रिक्शन के ही मैथ्स है। ठीक है, मतलब वेट से रिलेटेड नहीं है हमारे। ठीक है, तो जितने भी है सब ड्राई फ्रिक्शन है। ठीक है, दूसरा है हमारा म्यू डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टैक्ट, म्यू डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, तो हमारा जो म्यू होता है वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया के ऊपर। ठीक है, तो म्यू हमारा क्या इंडिकेट करता है, सरफेस रफनेस, ये याद रखिएगा। म्यू हमारा क्या इंडिकेट करता है, सरफेस रफनेस। म्यू जितना ज्यादा होता है सरफेस उतना क्या होता है, रफ होता है। ठीक है, और म्यू जितना लेस होता है उतना हमारा क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, चलिए, तो FL डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, तो वही चीज मैंने जो बताई है। ठीक है, इफ म्यू इंक्रीजेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमको पता है अगर म्यू इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब सरफेस रफनेस अगर इंक्रीज होगा तो हमारा फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इफ म्यू इंक्रीजेस द नॉर्मल रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, अगर म्यू बढ़ता है तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो म्यू और आर एन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। म्यू जितना ज्यादा बढ़ेगा नॉर्मल रिएक्शन कमेगा। ठीक है, तो इफ द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम देन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अगर बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, मतलब कि मैंने जो बताया था, ठीक है, कि अगर मैं इसको मूव करने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए और मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो अप्लाइड फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसके जो ऑपोजिट में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा उसका वैल्यू भी कितना होगा, 10 न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे वाला टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि डायनामिक फ्रिक्शन जो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस क्यों रहता है, क्योंकि हमको पता है, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक व्हील है। ठीक है, एक व्हील है जो कि स्टैटिक कंडीशन में है, और एक व्हील है जो कि मूविंग कंडीशन में है। ठीक है, अगर मैं इसको धक्का दूं और इसको मैं धक्का दूं तो किसमें मुझे ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये तो था स्टैटिक, ये तो था डायनामिक। ठीक है, तो हमको पता है स्टैटिक वाले को मूव करने में मुझे क्या लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, इसमें मुझे फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सरफेस रफनेस है, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए मुझे यहाँ पे फोर्स को ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये ऑलरेडी मूव कर रहा है और ये उस रफनेस को ऑलरेडी ओवरकम कर चुका है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे फोर्स को हम कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, म्यू स्टैटिक जो होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, म्यू
डायनामिक से। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। रीजन क्यों? द स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, सो मोर नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग सरफेस इज देयर बिटवीन द बॉडी एंड द कॉन्टेक्ट सरफेस। इंटरलॉकिंग मतलब क्या है? अगर सोच लीजिए ये सरफेस है जिसपे अपने व्हील मूव कराना है, और व्हील का जो सरफेस है, ठीक है, व्हील का जो सरफेस है वो इस तरह का है, और इसमें भी तो कुछ होते हैं, क्या रफनेस होती है। तो ये आपस में क्या होते हैं, ये सरफेस और ये सरफेस क्या होता है, आपस में इंटरलॉक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो बॉडी स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हमको स्टैटिक में ज्यादा फोर्स लगता है एज कंपेयर टू डायनामिक, ठीक है। और चीज रखिए, द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हमको पता है ये हमेशा इससे बड़ा होगा, ठीक है, ये हमेशा इससे बड़ा होगा, तो मतलब स्टैटिक टू डायनामिक का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ठीक है। तो म्यू डायनामिक इज ऑलवेज लेस देन म्यू काइनेटिक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो चीज है वो है हमारा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब एक बॉडी को अगर मैं रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दूं तो उसको मूव करने के लिए मुझे मिनिमम फोर्स कितना लगेगा वो हमको निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं एक बॉडी है जो कि हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे? सबसे पहले इसका डब्ल्यू फोर्स होगा, ठीक है। इसका रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है। और इसको मैं पी फोर्स से क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं एट एन एंगल व्हाट, थीटा, ठीक है। तो मेरे को पता है अगर मैं इसको यहां पे पुल कर रहा हूं तो बॉडी का मोशन किस तरफ है, इस तरफ है। तो मतलब फ्रिक्शन जो है वो किस तरफ एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा। एफ एल जो किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर एन के बराबर होता है, ठीक है। तो मुझे यहां पे निकालना है कि ये जो पी है, ठीक है, कितना लगाऊं कि बॉडी क्या हो जाए, मूव हो जाए, ठीक है। कितना मिनिमम फोर्स पे ये बॉडी को मैं मूव कर सकता हूं, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहां पे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी कोई इंक्लाइंड फोर्स होता है, मैंने बताया था इसको हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं टू कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो एंगल के साथ होता है मतलब वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता है, पी साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल कौन कौन से फोर्स है, देखिए एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये दो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं क्या, पी कॉस थीटा बराबर क्या है, म्यू आर एन है। ये है मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा हम लोग हॉरिजॉन्टली तो कर लिया, अब वर्टिकली कर लेते हैं। तो वर्टिकली अगर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, आर एन प्लस पी साइन थीटा बराबर डब्ल्यू, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आर एन है, पी साइन थीटा है और डब्ल्यू है, डब्ल्यू ऑपोजिट में है, तो उसको हम लोग उसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, जो इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो है इक्वेशन नंबर 1 पी कॉस थीटा बराबर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, आर एन का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू है, इससे आर एन का वैल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, ठीक है, पी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पुट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको सिंपली हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू डब्ल्यू, ये हो जाएगा पी म्यू साइन थीटा, ठीक है। अब इस वाले को हम लोग एलएचएस में लेकर चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा प्लस पी म्यू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से दोनों से हम लोग पी पी कॉमन निकाल सकते हैं। तो पी कॉमन निकाल लिया तो इधर पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बराबर म्यू डब्ल्यू, और इसको पूरे को वहां पे भेज देते हैं,
तो P बराबर क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए जो म्यू है इसके जगह पे हम लोग tan फाई बिठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि म्यू और tan फाई के बीच में हम लोगों ने रिलेशन देखा है। ठीक है, तो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू tan फाई होता है। ठीक है, तो म्यू की जगह पे tan फाई बिठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये tan फाई डब्ल्यू कॉस थीटा tan फाई साइन थीटा। ठीक है, और हमको और एक चीज पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम tan थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर बिठाएंगे तो हमारा जो सिंप्लीफाई करके जो हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वरना बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा W साइन फाई बाय कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और ये देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये जो फॉर्मूला है क्या है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा, W साइन फाई बाय कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, तो हमको यहाँ पे P मिनिमम चाहिए। ठीक है, P मिनिमम कब होगा, जब हमारा कॉस थीटा माइनस फाइव मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो मतलब क्या हो जाएगा, P का जो वैल्यू है वो हमारा क्या आ जाएगा, W साइन फाइव। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, वैल्यू है। तो आपको ये डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू W साइन फाइव होगा। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन आपको याद रखने के लिए, बस समझने के लिए है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी को हम लोग रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू W साइन फाइव होता है। और यहाँ पे जो फाई है ये क्या है हमारा, ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, फाई माने एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, और ये थीटा हमारा पुल एंगल था। ठीक है, ये जो हमारा थीटा है ये हमारा पुल का एंगल था। ठीक है, चलिए तो आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे एक नोट है। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इज मिनिमम इफ द बॉडी इज पुल्ड एट एन एंगल ऑफ इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अगर 20 डिग्री है और किसी बॉडी, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन 20 डिग्री है और मैं उसको 20 डिग्री में ही पुल कर रहा हूं तो मुझे बहुत कम फोर्स लगेगा उसको मूव करने में। ठीक है, क्योंकि मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर ही उसको पुल कर रहा हूं। ठीक है, इफ म्यू इज जीरो देन द सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमको पता जो होता है क्या होता है, एफ एल बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर एन होता है। ठीक है, अगर म्यू जीरो हो जाए तो एफ एल क्या हो जाएगा, एफ एल भी जीरो हो जाएगा। एफ एल जीरो मतलब क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन जीरो। तो ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जीरो मतलब सरफेस जो है वो क्या है, परफेक्टली स्मूथ है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सरफेस नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ होता है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रफनेस रहती ही है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं हम। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैंने देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल कितना है, अल्फा है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है और ये कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक बॉडी को रखा हुआ है। ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रीन पॉइंट से इंडिकेट किया है मैंने। ठीक है, तो अगर ये बॉडी नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, ये बॉडी अगर नीचे की ओर जा रहा है तो इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले, ठीक है, इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, तो देखिए ये बॉडी नीचे की ओर जा रही है तो मतलब इस बॉडी का क्या है, मोशन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मोशन का ऑपोजिट में क्या एक्ट करता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब इसके ऑपोजिट में क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है,
FL लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, उसके बाद बॉडी का खुद का वेट होगा जो कि क्या होता है, CG की थ्रू से एक्ट करता है, ठीक है। तो हमको पता है बॉडी का वेट कहां से एक्ट करता है, CG से एक्ट करता है, ठीक है, जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पढ़ा था, ठीक है। तो बॉडी का वेट कहा जाएगा, एकदम सीधा नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो हमको ये पता चल जाएगा ये कितना हो जाएगा, W = mg, ठीक है, क्योंकि हमको पता है वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। अभी एक चीज देखिए, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अगर मैं इस प्लेन को, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन को मैं अगर सीधा करके बनाऊं और इसके ऊपर उस बॉडी को ऐसे रखूं, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं वेट को सेम इसी तरह से ड्रॉ करूं तो वेट कैसा है, ऐसा है, ठीक है। और मैंने बताया था अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, एक ये, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे भी दो पार्ट में इसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे एक पार्ट ऐसे रिजॉल्व होगा और एक पार्ट ऐसे रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों में से कौन सा कॉस कंपोनेंट होगा, कौन सा साइन कंपोनेंट होगा, ठीक, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम किसी फोर्स को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं तो उसमें से एक साइन कंपोनेंट होता है और एक कॉस कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था ये एंगल अल्फा है, ये 90 है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये जो दोनों है, ठीक है, ये जो दोनों एंगल है ये कैसे एंगल्स है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल हमारा 90 है, ठीक है। तो यहां पे हमको पता चल गया कि यहां पे कौन सा एंगल अल्फा होगा, ये वाला एंगल अल्फा होगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा, W cos अल्फा, क्योंकि हमको पता है जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस होता है, ठीक है। तो क्लोज कॉस, ठीक है, द एंगल जिसके क्लोज होता है वो कॉस होता है, ठीक है। तो ये W cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूं, और ये क्या हो जाएगा, W sin अल्फा, ठीक है। तो यहां तक फोर्स निकल गए, ठीक है। और मैंने बताया था सरफेस क्या करता है, बॉडी के ऊपर एक और फोर्स लगाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स आएगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लोग Rn या फिर सिंपली N से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये फोर्सेस क्या हो गई, इंक्लाइंड बॉडी के ऊपर क्या होती है, एक्ट होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आगे जाके हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले को निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो कैसे आते हैं, इसकी मदद से आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो एंगल होता है ये एंगल सेम ही होता है, तो आपको हमेशा क्या करना है, ये एंगल और इस एंगल को सेम ही पकड़ना है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कैसे कंडीशन में पकड़ेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पकड़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वहां पे जाके उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट समझा कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होता है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस क्या करती हैं, एक्ट करती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द प्लेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्लाइडिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो मतलब ये जो बॉडी है ये कहां पे जा रही है, स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो इसको मैं कितना फोर्स लगाऊं, कितना कम फोर्स लगाऊं कि ये बॉडी रुक जाए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मुझे P मिनिमम निकालना है कि मिनिमम कितना मैं इसको फोर्स लगा दूं कि ये बॉडी नीचे जाने से रुक जाए, ठीक है। तो देखिए, तो बॉडी नीचे की तरफ जा रही थी, अभी फोर्स का थोड़ा एनालिसिस करते हैं, जो चीज हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। तो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब बॉडी का मोशन यहाँ पे है, तो बॉडी का अगर मोशन यहाँ पे तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, तो FL ऊपर की तरफ है, ठीक है। P मिनिमम, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सिर्फ समझ लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ उंगली लगा के रखा हूं, मैं बॉडी को धक्का नहीं दे रहा, धक्का देने से बॉडी का मोशन उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, बॉडी को धक्का नहीं दूंगा, बस एक सपोज मैं एक उंगली लगा के बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं बस ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं, बट बॉडी को मैं ऊपर पुश नहीं करूंगा, ठीक है। तो और एक होता है, और क्या होता है, और बॉडी का वेट होता है,
ठीक है। तो और मैंने बताया था ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, और इसके साथ जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कॉस फाई नहीं होगा, ये कॉस थीटा होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इससे हम लोग देखते हैं कि ये पी मिनिमम जो है वो कितना निकल के आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहां पे देखिए क्या लिखा है इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं पी मिनिमम। ठीक है, पी मिनिमम तो अभी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, पी हम इसको हम लोग सिर्फ पी पकड़ के रखते हैं। ठीक है, सिर्फ पी पकड़ते हैं। ठीक है, तो पी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, डब्ल्यू साइन थीटा माइनस म्यू आर एन। ठीक है, म्यू आर एन क्यों, क्योंकि F1 FL क्या होता है, FL इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू आर एन होता है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दी, P इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा माइनस म्यू आर एन, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग करते हैं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं आर एन बराबर क्या डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, आर एन बराबर डब्ल्यू कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एन इन इक्वेशन 1। तो हम लोग ये जो आर एन है इसका वैल्यू हम लोग इस वाले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, P बराबर डब्ल्यू साइन थीटा माइनस म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों में डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको पता है म्यू होता है जो, म्यू बराबर कितना होता है tan फाई होता है, और ये फाई हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, म्यू बराबर tan फाई क्या कर देंगे यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो P बराबर W साइन थीटा, म्यू मतलब कितना होता है tan फाई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग बोथ साइड को cos फाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय cos फाई। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं P cos फाई बराबर, ठीक है, W साइन थीटा cos फाई माइनस साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी हमको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो हमको इसका फॉर्मूला पता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं P कॉस फाई बराबर W साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है, और यहां से हम लोग P बराबर क्या लिख सकते हैं, W साइन थीटा माइनस फाई बाय कॉस फाई। ठीक है, तो हमारा इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, पी मिनिमम का, पी मिनिमम का हमारा जो वैल्यू आया वो कितना आया, W साइन थीटा माइनस फाई बाय कॉस फाई।
ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उस पर कितना मिनिमम फोर्स लगेगा, उस पर हमको W साइन थीटा माइनस फाइव बाई कॉस फाइव फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा, वहां पे रुकेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये डेरिवेशन याद नहीं रखना, ये डेरिवेशन सिर्फ, ये जो डेरिवेशन है ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है कि अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, ठीक है, तो उस पर मिनिमम कितना फोर्स लगाए कि वो बॉडी अटक जाए, तो हमारा वो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, W साइन थीटा माइनस फाइव बाय कॉस फाइव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। पहले हम लोग क्या कर रहा था, बॉडी हमारा नीचे की तरफ जा रहा था और हम लोग उसको अटका रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, स्लाइडिंग अपवर्ड, इसको हम लोग कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए कि बॉडी ऊपर की तरफ मूव हो जाए। ठीक है, तो अब बॉडी अगर ऊपर की तरफ मूव हो रही है तो फ्रिक्शन कहां पे एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ एक्ट होगा, क्योंकि बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी पूरा डेरिवेशन नहीं दूंगा, इसका डेरिवेशन भी पूरा उसी की तरह है अभी मैंने जो आपको बताया था। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ठीक है, इसमें माइनस के जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो P मैक्स है जो निकल के आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, W साइन थीटा प्लस फाइव बाय कॉस फाइव। ठीक है, तो बहुत इजी है फॉर्मूला। ठीक है, एक में माइनस होगा, एक में प्लस होगा। ठीक है, तो अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो माइनस करना है, ठीक है, और बॉडी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस करना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, आप वो डेरिवेशन में अगर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उस डेरिवेशन में जस्ट क्या करना है, आपको इसको उल्टा करके लिखना है। ठीक है, तो उल्टा करने के बाद जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको देखना आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले जो कंडीशन था उसमें FL जो था वो ऊपर की तरफ था। ठीक है, और जो हमारा अभी जो FL है इसमें क्या है, नीचे की तरफ है, तो बस साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो फोर्स लगेगा यहाँ पे कितना लगेगा, W साइन थीटा प्लस फाइव बाय कॉस फाइव। ठीक है, इजी है। चलिए आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए, यहां पे हमारा है इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन व्हेन द फोर्स इज अप्लाई हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन। ठीक है, तो हम लोग पहले के केस में देख रहे थे कि पहले जो हम लोग फोर्स लगा रहे थे वो कैसे लगा रहे थे, ऐसे लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग फोर्स को ऐसे लगाएंगे। ठीक है, फोर्स को ऐसे लगाएंगे, तब बॉडी में मिनिमम कितना फोर्स लगाए कि बॉडी अटक जाए। ठीक है, तो वो चीज हम लोग यहां पे देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसका जस्ट डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन अगर आपको आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो डेरिवेशन वो भी पूरा सेम ही है, उसमें क्या हो जाएगा, बस ये FL का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाले की तरह ये बस यहाँ पे हमारा P मिनिमम का क्या हो गया, डायरेक्शन ऐसा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका मिनिमम फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे हम लोग यहां पे लिख सकते हैं P cos थीटा बराबर W साइन थीटा माइनस म्यू आर एन। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में कौन कौन सा आ जाएगा हमारा, इसका कंपोनेंट एक आएगा कॉस का कंपोनेंट। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो फोर्स है इसका दो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, एक स्प्लिट ऐसे होगा और एक स्प्लिट ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग दो भाग में स्प्लिट कर देंगे, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में ये वाला कंपोनेंट जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P cos थीटा और ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में P cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, W sin थीटा माइनस म्यू आर एन। ठीक है, तो इसमें भी ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वर्टिकली सॉल्व करेंगे, तो यहां पे लिख सकते हैं Rn बराबर W cos थीटा प्लस P
साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब वर्टिकल में कौन कौन सा था, ये एक फोर्स था, ये एक फोर्स था और एक ये एक फोर्स था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे सजा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोबारा वही करेंगे। ठीक है, ये जो आर एन का वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से जो पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो मैं लिखता हूं। ठीक है, तो P cos थीटा बराबर W sin थीटा माइनस म्यू W cos थीटा प्लस P sin थीटा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, W sin थीटा माइनस म्यू W cos थीटा माइनस म्यू P sin थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे cos थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे भी cos थीटा है, तो cos थीटा को हम लोग साथ ले लेंगे। ठीक है, तो cos थीटा को साथ लेने से हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, P cos थीटा प्लस म्यू W cos थीटा बराबर, यहाँ पे क्या बच गया, W sin थीटा माइनस म्यू P sin थीटा। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको पूरा, ठीक है, तो जो P निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, W sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, P का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, म्यू जो है, म्यू की जगह पे हमको क्या बिठाना है, tan phi बिठाना है। ठीक है, तो म्यू की जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे, tan phi बिठाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चल जाते हैं। ठीक है, तो tan phi बिठा देते हैं, तो P बराबर साइन थीटा माइनस tan phi cos थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा नहीं थीटा, cos थीटा प्लस tan phi sin थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, tan phi के जगह पे क्या बिठाना है, sin phi बाई cos phi, क्योंकि हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे बिठा नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर आप जो बिठाएंगे वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, तो वैल्यू बिठाने के बाद जो P का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका साइन थीटा cos phi माइनस साइन phi cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा cos phi प्लस साइन थीटा साइन phi। ठीक है, तो ये देखिए साइन A cos B साइन B cos A। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है हमारा, लिख सकते हैं यहां से, W साइन थीटा माइनस फाई बाय कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस फाइव बाय कॉस थीटा माइनस फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू W
tan थीटा माइनस फाइव, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। ठीक है, तो P मिनिमम, ठीक है, P मिनिमम का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, W tan थीटा माइनस फाइव होगा कब, अगर थीटा किससे बड़ा है, फाइव से बड़ा है, और ठीक है P का वैल्यू क्या हो जाएगा, W tan फाइव माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कब, ये जब होगा फाइव इज ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, आपको बस ये दो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इतना बड़ा डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो P मिनिमम होगा, ठीक है, आपको याद रखना है P मिनिमम क्या होगा, W tan थीटा माइनस फाइव होगा कब, अगर थीटा फाइव से बड़ा है, और P इक्वल टू W tan फाइव माइनस थीटा होगा कब, जब फाइव थीटा से बड़ा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, और फाइव क्या है हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए, तो जिस तरह से यहाँ पे स्लाइडिंग डाउनवर्ड में हमारा माइनस हो रहा था, अब कुछ नहीं करना है, स्लाइडिंग अपवर्ड में इस वाले फॉर्मूले पे क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे स्लाइडिंग अपवर्ड में P का जो वैल्यू आएगा P मैक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, इसका आप डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, तो P मैक्स का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, W tan थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो अगर बॉडी अपवर्ड की तरफ जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी देखिए एक बॉडी है। ठीक है, हमको क्या करना है, ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो बोल रहे थे एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन रफ इंक्लाइंड प्लेन। अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमको फ्रिक्शन को भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बॉडी बना लिया है। ठीक है, बॉडी के हम लोगों ने जो फोर्स है यहाँ पे मैंने उसके एरोस बना दिए हैं। ठीक है, तो बस अभी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉडी का क्या, W इक्वल टू एम जी। ये क्या हो जाएगा, एम जी। ये अगर मैं थीटा पकड़ू तो ये भी थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम के इससे हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, जो आर है वर्टिकल फोर्सेस को अगर देखें तो आर जो है वो किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे इस सरफेस पे नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स है हमारा स्मॉल फोर्स। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एफ किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा माइनस कैपिटल एफ। ठीक है, और हमको एक चीज पता है, नेट फोर्स, ये जो नेट फोर्स है ये फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसको मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, एम जी साइन थीटा माइनस कैपिटल एफ। ठीक है, और ये कैपिटल एफ मेरा क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन के जगह पे मैं क्या बिठा सकता हूं, म्यू इंटू आर बिठा सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू आर। ठीक है, अब इस आर में मैं ये वाला आर का वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो इस वाले आर में, ठीक है, तो पुट कर देते हैं एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे एम जी और यहां पे एम जी कॉमन है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, से ये या तो या क्या हो जाएगा, ऐसे एम और एम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना था, एक्सेलरेशन ही निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला था, एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन, ये ए हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से जो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आया वो क्या हो गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो डिराइवेशन करके भी निकाल सकते हैं, बट इतना टाइम होगा नहीं, तो हमको जस्ट ये फॉर्मूले को क्या करना है,
याद रखना है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, ठीक है, तो उस पर अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो हमारा एक केस हो गया जिसमें हम लोग को बॉडी के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम अभी एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें हमारा फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, मतलब क्या, म्यू जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो हमने देखा था कि यहां पर जो एक्सेलरेशन था, जब कंसीडर कर रहे थे तो एक्सेलरेशन जो था वो था हमारा क्या, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है मतलब क्या है, म्यू बराबर क्या है, 0 है। तो मैं बस मैं यहां पे बिठा दूंगा म्यू बराबर 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है फ्रिक्शन के साथ तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला फॉर्मूला, और विदाउट फ्रिक्शन के साथ निकालना है तो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए तो हम लोग यहां पे देखते हैं एक केस, ठीक है। आपने कभी सोचा होगा कि पुल और पुश में सबसे बेटर कौन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि कौन सा बेटर होता है, ठीक है। क्या धक्का देना अच्छा होता है या खींचना अच्छा होता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या कर लिया, दो इक्वल बॉडीज ले लिए, ठीक है। उन दोनों के मास सेम है, ठीक है। तो यहां पे मैंने दो बॉडी ले लिए, इन दोनों को हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे इस बॉडी का वेट अगर W है, ठीक है, इस बॉडी का वेट अगर W है तो इस बॉडी का भी वेट कितना है, W है, ठीक है। तो मतलब इसका ऑपोजिट में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन Rn होगा, इसका भी ऑपोजिट में क्या होगा, Rn होगा, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं पुल कर रहा हूं विथ एन एंगल व्हाट, थीटा, और इसको मैं पुश कर रहा हूं, ठीक है, विथ एन एंगल थीटा, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर ये इंक्लाइंड है तो इसको कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो इसको दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। तो ये P फोर्स से मैं इसको खींच रहा था और इसको P फोर्स से मैं धक्का दे रहा हूं, सेम फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, P साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, P कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, P का कंपोनेंट ऐसे और ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P कॉस थीटा, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, P साइन थीटा, ठीक है। तो इस धक्के के कारण बॉडी यहां पे मूव कर रही थी, तो मतलब फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करेगा, यहां पे Fl, ठीक है। और इसको मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं, मतलब बॉडी वहां पे जा रही है, तो इसका फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करेगा, यहां पे, ठीक है। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पुल और पुश के लिए वर्टिकल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। वर्टिकल, यहां पे हॉरिजॉन्टल को नहीं देखना, जस्ट वर्टिकल को देखिए, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वर्टिकल जो है, ठीक है, Rn प्लस P साइन थीटा बराबर क्या है, W है, ठीक है। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, Rn माइनस P साइन थीटा माइनस W बराबर 0 है, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं फिर Rn बराबर P साइन थीटा प्लस W, और इसको मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर देता हूं, Rn इक्वल टू W माइनस P साइन थीटा। तो अब जरा यहां पे गौर कीजिएगा, ठीक है। यहां पे जो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, रिएक्शन फोर्स जो है वो क्या है, W से एक फोर्स का कंपोनेंट क्या कर रही है, माइनस कर रही है, ठीक है। और यहां पे जो रिएक्शन का फोर्स है वो क्या कर रही है, W के साथ एक कंपोनेंट क्या कर रही है, प्लस कर रही है, ठीक है। मतलब W का वैल्यू अगर सपोज सोच लीजिए 10 न्यूटन है, ठीक है, W का फोर्स अगर हम लोग समझ ले 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन से अगर मैं कुछ भी माइनस करूं, ये P साइन थीटा का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, कुछ चीज माइनस हो रहा है तो मतलब क्या, वो 10 से कम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या है, 10
प्लस समथिंग, ठीक है, 10 प्लस समथिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों केसेस में, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में जो है वो Rn जो है, ठीक है, वो लेस है किससे, इस वाले से, Rn1 इज लेस देन Rn2, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहां पे जो बॉडी का वेट है वो कम हो रहा है और यहां पे जो बॉडी का वेट है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आप पुल और पुश में किसको प्रीफर करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं किस में प्रीफर करूंगा, पुल में प्रीफर करूंगा। क्यों, यहां पर वेट कम होगा, जब भी किसी बॉडी को खींचेंगे आप तो आपको लगेगा कि उसका वेट कम है, ठीक है। लेकिन जब आप इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में आप बॉडी को धक्का देने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा बॉडी का वेट ज्यादा है। क्यों, वहां पे एक कंपोनेंट प्लस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, पुल जो होता है, ठीक है, इज बेटर देन क्या होता है, पुश होता है, ठीक है। तो हमेशा आपको कोशिश करना है किसी भी बॉडी को अगर आप हिलाने की कोशिश करें तो उसको पुल करें, ना कि पुश, ठीक है। इसलिए जितने भी गाड़ी के इंजन होते हैं, ठीक है, रेलवे इंजन बोलिए या फिर कोई भी इंजन बोलती है, उसको सामने लगाया जाता है ताकि वो क्या करे, गाड़ी को पुल कर सके, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो आगे हमारी स्लाइड खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन का जो चैप्टर था आज वो यहीं पे खत्म हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन पे हम लोग क्या करेंगे, अपना चैप्टर नंबर जो 9 है उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा लीनियर मोशन, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो मैं आपको एकदम लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। जितने भी एमसीक्यूज है मैं आपको बराबर करा दूंगा। आप अगर एमसीक्यू को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप जितने भी चैप्टर को मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आता, अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग गई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर रख दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय माय फ्रेंड्स।